I welcome you on your own YouTube channel AK Physics. Today we will discuss our next topic, that is toroid. इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, वो सोलेनॉइड था और ये टोरॉइड सोलेनॉइड का भाई। ठीक है, सोलेनॉइड का भाई क्यों कह रहे हैं? बिकॉज टोरॉइड इज आल्सो ए सोलेनॉइड। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? सोलेनॉइड में एंड्स होते हैं, इसमें एंड्स नहीं होते हैं। यानी कि टोरॉइड है क्या? ए सर्कुलर सोलेनॉइड इज नोन एज द टोरॉइड। ठीक है, व्हेन ए वायर इज बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स ओवर ए सर्कुलर रिंग, ठीक है, देन दिस इज नोन एज टोरॉइड। इसको टोरॉइड का हम नाम दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये एक सोलेनॉइड, एक रिंग मेरे पास है भाई, और इस रिंग के ऊपर हमने एक वायर को हेलिकल शेप में बाउंड कर दिया। ठीक है, लेट दिस इज द वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ओके, ये वायर हमारे पास है, एक एंड से एंटर कर रही है और दूसरे एंड से बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से हमारे पास है वो वायर आ गई इस सोलेनॉइड की। ठीक है, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में से आई करंट है वो फ्लो कर दिया हमने और ये करंट वापस भी आया। हमें अब इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां पर तीन जगह बनेंगी जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। नंबर 1 इनसाइड द टोरॉइड, नंबर 2 ऑन द सरफेस ऑफ द टोरॉइड, नंबर 3 आउटसाइड द टोरॉइड। ठीक है, तो तीन जगह हमारे पास है। इन तीन जगह के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि वी हैव ए टोरॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज दिस n, and with the number of turns per unit length. ठीक है, then let us consider a point which lie inside the solenoid. तो पहला केस करते हैं इनसाइड का भी। Let I be the current flowing through this solenoid. तो पहला केस करते हैं भाई, केस फर्स्ट केस क्या कहता है कि let us consider we have a point P inside the toroid. Draw a Amperian loop. एक एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ कर दी। द एम्पीरियन लूप हैविंग द रेडियस स्मॉल r, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दिस लूप। इस लूप के अक्रॉस हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है। पॉइंट P लाइक इनसाइड। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पीयर सर्किटल लॉ हम ये कह सकते हैं कि B डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस सोलेनॉइड, सॉरी टोरॉइड। ठीक है, ये आ जाएगा। बट इस स्पेस के अंदर करंट है ही नहीं, करंट तो इन वायर्स में है बस, और ये वायर इस लूप में से पास नहीं हो रही है। एम्पीयर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल कब है? जब किसी लूप के अंदर से करंट पास होता है। ठीक है, अब इस लूप में से जो P लूप हमने बनाई है, इस लूप में से कोई भी करंट एंटर नहीं कर रहा, ना लीव कर रहा ना एंटर कर रहा, इसलिए टोटल करंट अक्रॉस दिस लूप इज जीरो। यहां पर टोटल करंट जो है वो जीरो के बराबर होगा। अगर I की वैल्यू जीरो तो B की वैल्यू कितनी होनी है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट dl जीरो के बराबर। dl भी जस्ट ए लेंथ तो जीरो नहीं है ना इस लूप की, तो जीरो क्या है? ये जीरो है फिर। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड द टोरॉइड इज ऑलवेज जीरो। टोरॉइड के अंदर ये जीरो के बराबर है। ठीक है, नाउ द केस सेकंड। ये केस फर्स्ट था भाई इनसाइड का। अब दूसरा केस मैं लेता हूं, सेकंड केस आउटसाइड का ले लेते हैं। केस सेकंड दैट इज आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि ये कोई पॉइंट है Q which is at a distance r1 from the center of the toroid, r1 distance पे। ठीक है, draw the Amperian loop whose radius is r। तो एम्पीरियन लूप हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस r1 है। हम r1 रेडियस से एक स्फीयर यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। r1 रेडियस है और एक स्फीयर हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें यहां से फाइंड आउट करना है। ओके, वेरी गुड। नाउ
According to the Ampere circuital law, B dot dl is equal to mu naught into total current. ये आना चाहिए, फॉर्मूला बनता है, एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे पास है, ठीक है ना। यहां पर अगर देखोगे तो टोटल करंट ऑफ दिस लूप इज 0, ये भी 0 के बराबर है। अब क्वेश्चन अराइज हो व्हाई, क्योंकि यहां पे तो करंट चल रहा है, यहां पे तो करंट जा रहा है ना। यहां से एंटर करोगे करंट, करंट इधर आएगा, ये करंट जा रहा है यहां पे, तो देखो इस तरीके से करंट हर एक लूप में जा रहा है, ठीक है, हर एक लूप में से करंट जा रहा है, तो करंट तो है इसमें, तो करंट में टोटल 0 क्यों कह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, ठीक है। वेरी गुड, आंसर बहुत सारे आने लगे हैं, जल्दी से करो। हाँ दैट्स राइट, ठीक है, कि अगर हम यहां इन सभी लूप को देखें, ठीक है, सभी लूप को देखें, तो एक साइड से तो करंट इसमें एंटर करेगा और दूसरी साइड से इसमें लीव कर जाएगा। हर एक लूप में करंट जो है एंटर भी कर रहा है और हर एक लूप से करंट जो है वो एग्जिट भी कर रहा है। अब इस लूप के लिए देखो, ठीक है, ये जो वायर है, दिस वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड दिस लूप इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो यहां से करंट निकला बाहर और यहां से एंटर कर गया, तो लूप के अंदर थ्रेडिंग तो हुआ ना, लूप के अंदर जा रहा है करंट, थ्रेड हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से जितना करंट लीव करेगा, बाहर निकलेगा, उतना ही करंट एंटर भी कर जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 1 टर्न का 0, इस 1 टर्न का टोटल करंट कितना हुआ 0, जितना एंटर कर रहा है यहां से उतना यहां से लीव भी कर जाएगा। इसी तरीके से ये है, टोटल करंट कितना हुआ 0, जितना यहां से एंटर करेगा लूप के अंदर से उतना लूप के लीव भी कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी टोटल करंट कितना 0। इस तरीके से हर एक लूप के लिए करंट देखेंगे तो टोटल करंट जो है वो 0 के बराबर हमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि टोटल करंट इन दिस लूप इज 0 एंड दैट्स व्हाई B डॉट dl इज 0। तो B कितना हो जाएगा 0 के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज 0, राइट। ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब बनता है भाई केस नंबर 3, थर्ड केस आता है हमारे पास ये, ऑन द सरफेस ऑफ दिस टोरॉइड। इस टोरॉइड के सरफेस के ऊपर टोटल करंट कितना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ है वो यूज करते हैं भाई, एज वी नो दैट कि B डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। एम्पियर सर्किटल लॉ बनता है, तो पहले मैं इसे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप B डॉट dl इज इक्वल टू, इसके लिए क्या किया, हम बात कर रहे हैं ऑन द सरफेस की, और ऑन द सरफेस मैंने कोई पॉइंट है कंसीडर कर लिया, लाइक दिस इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस टोरॉइड। पॉइंट का नाम दे दिया मैंने S। दिस इज एट ए डिस्टेंस R2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टोरॉइड। इस R2 को मान लो रेडियस और एक सर्कल ड्रॉ कर दो, एक लूप ड्रॉ कर दो, एक एम्पीरियन लूप यहां पे हमने ड्रॉ कर दी, ये होगी इसकी एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो है R2 के बराबर है, ठीक है। चलिए नाउ B डॉट dl, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ऑन द इनसाइड द टोरॉइड इज अलोंग द टेंजेंट ऑन दिस लूप। इस लूप की टेंजेंट के अलोंग जाएगा, टेंजेंट के अलोंग जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा टेंजेंट के अलोंग। सिमिलरली अगर यहां कोई स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल लेंथ dl का यहां पे कंसीडर किया, तो इस dl की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इस B डॉट dl को हम सिंपली B dl का नाम दे दें, क्योंकि डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, थीटा कितना है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या जाएगा सिर्फ dl, तो ये आपके पास आ जाएगा B इंटू dl इंटीग्रेशन ऑफ इट ओवर द क्लोज लूप, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। दिस ऑल इक्वल टू द B डॉट dl दिस। अब dl क्या था, एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है, जब इस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ को इंटीग्रेशन करोगे तो हमें कंप्लीट लेंथ पता चल जाएगी, कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज R2, रेडियस कितनी है R2, इसलिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज R2, तो आपके पास आ जाएगा ये B इंटू 2
पाई r2, ये आ जाएगा हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू दिस। अब बात आई इसकी भी, टोटल करंट कितना होगा यहां पर, ठीक है। हमने माना था स्टार्टिंग में स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यूनिट लेंथ में इतनी नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है। अब इस एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है, एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है। एम्पीरियन लूप में इसको कह रहा हूं भाई, एस पॉइंट से जो हमने एक लूप ड्रॉ की थी इनसाइड द टोरॉइड, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बस बाहर वाले की और इस अंदर वाले की नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ पूछूं इस एम्पीरियन लूप की, तो ये लेंथ आएगी आपके पास 2 पाई r2, बनेगी लेंथ इतनी। अब एक यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n, तो इस लेंथ पे कितनी होगी 2 पाई r2 इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ये कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r2 मल्टीप्लाई बाय n। एक टर्न में कितना करंट जा रहा है, ठीक है, एक टर्न में कितना करंट जा रहा है, एक टर्न है ये आ रहा था, एक टर्न में I करंट जा रहा है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I, इसमें भी I है, सब में I करंट जा रहा है। तो टोटल कितना होगा, सभी टर्न का करंट जो है वो ऐड हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा। तो टोटल करंट कितना हुआ कि टोटल करंट इन द लूप इज, टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप इज, टोटल करंट आ जाएगा 2 पाई r2n इंटू I। दिस इज द I टोटल, टोटल करंट आ गया भाई 2 पाई r2n इंटू I, ये हो गया टोटल करंट। अब ये टोटल करंट की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, B डॉट dl की वैल्यू जो आई थी हमारे पास ये वाली, ये यहां रख देते हैं, ठीक है। बाय, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। राइट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। रखो वैल्यू, B डॉट dl की जगह तो आ जाएगा ये भाई B इंटू 2 पाई r2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज इंटू I टोटल, I टोटल है ना, I टोटल की वैल्यू क्या आई 2 पाई r2n I। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास भाई सारी एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर वैल्यू पुट अप करने के बाद। B की वैल्यू चाहिए बस हमें, तो 2 पाई r2 दोनों साइड है, कैंसिल कर दो, यहां से क्या बचा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। This is the magnitude of magnetic field inside the toroid। टोरॉइड के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फॉर्मूला था, ये जो रिजल्ट था वो हमारा पहले भी आ चुका है। कब आया था, वेरी गुड, सोलेनॉइड के केस में। सोलेनॉइड के केस में B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I, सोलेनॉइड के केस में ये हमने रिलेशन वो फाइंड आउट किया था, सोलेनॉइड में भी सेम रिजल्ट हमारे पास आया था। यहां पर ये चीज जरूर याद रखेंगे, फॉर्मूला आपके पास बना B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I, इस n को जरूर याद रखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दिस n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दी जाएंगे कि ए सोलेनॉइड हैविंग दिस मच ऑफ लेंथ एंड दिस मच ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल दे दी जाएंगे, आपको वहां से इस स्मॉल n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। n is not the number of turns of the solenoid, this is the number of turns per unit length of a solenoid, ठीक है, यूनिट लेंथ की, तो इस n में कंफ्यूजन मत करना भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास लगता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस अगर किसी चार्ज पार्टिकल को या कोई चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी, अगर उसे उठा के हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंसीडर कर दिया कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज q प्लस q एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v which make an angle theta with the magnetic field like that। मान लो ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, and a charged particle is moving in this direction with the velocity v velocity के साथ मूव कर रहा है। The direction of velocity and the direction of magnetic field make an angle theta,
थीटा का एंगल बना दिया इसे, ठीक है। देन दिस चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में वो हमेशा क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which is perpendicular to the direction of magnetic field, ठीक है। क्या हुआ, which is perpendicular to the direction of magnetic field। तो आपके पास आ जाएगा F is directly proportional to V and F is directly proportional to the velocity V, और V भी वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सॉरी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी हमारा V जो है वेलोसिटी, इसको रिजोल्व कर देते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक चला जाएगा कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट चला जाएगा इधर। जब इस वेलोसिटी V को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट गया यहां पर अलोंग द एक्स एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस और द वर्टिकल। ये कंपोनेंट बनेगा V cos थीटा और ये कंपोनेंट बन जाएगा V sin थीटा। तो हमने दूसरा फैक्टर कौन सा बताया था, दूसरा फैक्टर हमने बताया था कि कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके परपेंडिकुलर क्या हुआ, V sin थीटा। पुट हियर, यहां रख देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा V sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए भाई ऑन विच द फोर्स इज डिपेंड्स। देन फर्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड, amount of the magnetic field या magnitude of the magnetic field. Second is the V sin theta, यानी कि velocity of the component perpendicular to the direction of magnetic field. और तीसरा एक फैक्टर और रह गया, that force is also directly proportional to the amount of charge, यानी कि Q। ये तीन फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं जिन पे फोर्स वो डिपेंड करते हैं। कौन कौन से, मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके। अब इन तीनों को कंबाइन अगर हम करते हैं तो आपके पास बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QB sin थीटा। ये बन जाएगा भाई हमारे पास। जब प्रोपोर्शनली के साइन को यहां से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास आएगा एंड द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इज 1। कितनी होगी, 1 के बराबर। तो यहां अगर हम 1 रख भी देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू QB sin थीटा। This is the amount of force experienced by the charged particle when it is moving inside the magnetic field, ठीक है। ये जरूर याद रखना, हमने कहा कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, यानी कि दैट चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इन मोशन when it is placed inside the magnetic field, ठीक है। अगर वो रेस्ट में हुआ तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, याद रखना इस चीज को, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज पार्टिकल। नाउ द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स, वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, वेक्टर फॉर्म में हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, QB क्रॉस V एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स। क्रॉस क्यों लगाया हमने क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी वजह से हम कह रहे हैं यहां क्या है, साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज कन्वर्टेड इनटू क्रॉस प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई यहां क्रॉस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास होगी इसकी वेक्टर फॉर्म, दैट F इज इक्वल टू QB क्रॉस V, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल when it is placed inside the magnetic field. Now some special case. इसका पहला स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस में नंबर 1, फर्स्ट स्पेशल केस बता रहे हैं। If this angle is theta, if this angle theta is 0, पहला स्पेशल केस हमारे पास है, if the angle theta is 0, अगर ये एंगल 0 हो जाता है, और ये एंगल 0 कब होगा, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, फटाफट कर दो। I know you are very intelligent and very clever. ये एंगल 0 कब होगा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे भाई,
कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, ये आया राइट कमेंट। क्या आया कि मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी अगर पैरेलल हो जाते हैं तो थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है ना? इट मींस इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज सेम देन थीटा इज 0। और अगर हम थीटा को 0 रख भी देते हैं, अगर थीटा को 0 रख देते हैं तो साइन 0 फोर्स क्या होगी 0। तो सीधा सा याद रखना कि whenever the direction of magnetic field and the direction of velocity of the charged particle is same, then the charged particle experience no force. कोई फोर्स एक्सपीरियंस वो नहीं करेगा। ओके, सेकंड केस, दूसरा केस, सेकंड केस में क्या कहा, अगर v 0 हो जाता है तो क्या होगा? अरे सीधा सा है यार, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? If velocity of the charged particle is 0 inside the magnetic field, then how much force that charged particle experience? जल्दी से करो, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्या कहा कि अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स भी 0 है। फोर्स भी क्या है 0। क्यों? यहां रख दो, यहां रख दो। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फोर्स इज इक्वल टू 0। फोर्स भी क्या होगा 0। ठीक है, तो यहां से फोर्स 0। तीसरा स्पेशल केस, थर्ड केस बोल रहा हूं, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं तो क्या होगा? अपोजिट हो जाते हैं तो, अगर अपोजिट हुआ तो क्या हुआ? 180 का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 180, एंड साइन 180 इज 0। तो इसी में ही मैंने तीसरा केस भी ऐड कर दिया। ठीक है, थर्ड केस मैंने यहीं पर ऐड कर दिया। अगर चार्ज पार्टिकल की अमाउंट जो है Q इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो भी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। B अगर 0 हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है तो भी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, और इसके ये कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास हैं। इसके बाद आता है भाई हमारे पास नेक्स्ट इज द रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोल गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन देने के लिए क्या क्या रूल्स हमारे पास हो सकते हैं? इसके 2 रूल हमारे पास आते हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट रूल इज, अगर हम बात करते हैं पहले रूल की, तो फर्स्ट रूल हमारे पास आता है, पहला रूल है फर्स्ट रूल, दैट इज, फर्स्ट रूल क्या आया? फर्स्ट रूल हमारे पास आता है भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दिस इज द रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बना के देख सकते हो आप। ठीक है, बना के देख सकते हो, बहुत आसान है, राइट? कैसे? इस तरीके से करना, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर stretched in such a way that all are mutually perpendicular to each other। अब देखो यहां एंगल 90 डिग्री, यहां एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और यहां एंगल 90 डिग्री, राइट? तो यहां से ये तीनों जो फिंगर, 2 फिंगर और एक थंब, ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर है म्यूचुअली तो ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बन जाएगा। सो इनमें जो थंब है दैट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Sorry, first finger represents the direction of the magnetic field. This represents the direction of, very good, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना? हाँ, आप उसके हिसाब से बता सकते हो यहाँ पे। सही है। कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ जल्दी से, 1-2 मैसेज आए हुए अभी। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट अगर हमें देनी पड़ जाए तो हम कहेंगे कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर। ठीक है, क्या क्या बोला? फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब, all 3 stretch in such a way that all are perpendicular to each other. All are perpendicular to each other. Then the first finger represents the direction of magnetic field.
central finger represents the direction of the velocity of positive charge particle and the thumb represents the direction of force. ठीक है, thumb represents the direction of force. तो ये हमारे पास बनता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. और इस लेफ्ट हैंड रूल के अलावा हमारे पास दूसरा रूल भी आता है भाई. पहला रूल तो कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? ये हमारे पास है पाम रूल. ठीक है, द टिप ऑफ द फिंगर्स दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दिस थंब, देखो जो आपकी पाम है, हथेली है, वो ऐसे रहनी चाहिए, राइट? जिसमें ये फिंगर और थंब के बीच में 90 का एंगल बनना चाहिए. आप ऐसे नहीं रख सकते, इसे ऐसे रखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर ये जो टिप्स है, फिंगर्स के जो ऊपर का पार्ट है, जो फिंगर्स हमारे पास है, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. थंब क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. एंड पाम रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई. हमने कह दिया कि लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B and this is the direction of the velocity of the charged particle. Find the direction of force. Find the direction of force experienced by the positive charged particle. बताइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो और इसकी डायरेक्शन बताओ, या फिर पाम रूल यूज करो, इसकी डायरेक्शन बताओ. तो हम पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेते हैं. ठीक है, इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाओ, लेके होगी. इस फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेके जाओ, इसको मत बदलो, ये वही है. ये हो गया भाई. फोर्स कहां आया? आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड टू द बोर्ड. राइट हैंड पाम रूल यूज करो. ये फिंगर, ये जो फिंगर आपके पास है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है. ये हो गया. ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ये होगी नीचे की तरफ. पाम, हथेली कहां है? आप लोगों की तरफ, सामने स्क्रीन की तरफ. ठीक है, तो ये हमारे पास होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो आप इसमें दोनों रूल है वो यूज कर सकते हो भाई, चाहे आप राइट हैंड पाम रूल यूज करो या फिर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, दोनों ही आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया था. दैट रिलेशन ये कहता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं. इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं. कोई आपसे पूछे कि कोई आपसे कहते हैं कि डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, तो क्या कहेंगे उस टाइम? उस केस में हम यहां पे ये फॉर्मूला लेके चलेंगे दैट फोर्स F इज इक्वल टू दिस. B की वैल्यू निकाल दो. B इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Q V साइन थीटा. और मैंने कह दिया लेट Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये तीनों चीजें ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं यहां पर, तो आपके पास B इज इक्वल टू F आ जाएगा. आएगा भाई, Q की जगह 1, ये भी 1 साइन 90, ये भी 1, तो F इज इक्वल टू B हो जाएगा, B इज इक्वल टू F हो जाएगा. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, moving with a unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है, perpendicular to the direction of magnetic field, then the force experience is equal to the magnetic field. ठीक है, तो ये हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है वो दे सकते हैं. तो हम यहाँ पे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के टाइम पे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी perpendicular to the plane, perpendicular to the magnetic field. प्लेन रहे तो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, या ये भी कह सकते हैं perpendicular to the plane in which the magnetic field
ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास। तो B इज इक्वल टू F के बराबर। यहां से हम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया यहाँ पे यूनिट के लिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, ये फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं, एफ बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा, और यहां से मैं ले लेता हूं इनके यूनिट। लेट एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन, क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज हम कंसिडर कर लेते हैं। और अगर ये सारी चीजें ऊपर वाली इक्वेशन में हम रखते हैं तो b की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से सोल्व करो और बताओ। सॉरी, अगर यहां पे ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो b किसके बराबर होगा? अगर आपने सोल्व किया है तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा ना? एंड b इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। दिस इज द यूनिट, ये यूनिट बन गई। और इसको नाम देते हैं किसका? टेस्ला। ये क्या है? टेस्ला। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेस्ला। किसके बराबर होगी? टेस्ला। ठीक है, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना आपको। कोई आपसे कहे डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से दे सकते हो कि 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड in which a unit positive charge which moving with the unit velocity perpendicular to the magnetic field experience a force of 1 Newton. ठीक है, 1 Tesla magnetic field is that magnetic field in which a 1 coulomb charge moving with 1 meter per second perpendicular to the magnetic field experience a force of 1 Newton. That magnetic field is 1 Tesla. अगर यूनिट इसकी स्मॉलर यूनिट या मैं कहूं कि सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट आती है भाई इसकी गॉस, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 1 टेस्ला इज ऑलवेज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। ठीक है, 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होती है। राइट, नाउ द डायमेंशंस फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू F फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mLT-2। फोर्स का हो गया चार्ज, चार्ज यानी कि करंट इनटू टाइम, I इंटू टी, और करंट का एम्पियर और टाइम का वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी कि LT-1, LT-1। ठीक है, एंड द लास्ट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज ए कांस्टेंट टर्म एंड इट डू नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए ये चीज हमारे पास। After solving it, we get the dimensions formula of magnetic field, that is mL naught t raised to the power -2 and A inverse A raised to the power -1. So this is the dimensions formula of magnetic field. The next topic is Lorentz force. When a charged particle is moving inside an electric as well as magnetic field, then the total force experienced by that charged particle is known as Lorentz force. यानी कि वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ मूवमेंट करना चाहिए, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को नाम देंगे हम लोरेंट्स फोर्स। ओके, when the charged particle is placed inside the electric field, the force is Q into E, and when it is placed inside the magnetic field, the force is Q into V क्रॉस B। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रहेंगे तो दोनों का एडिशन कर देंगे। नाउ वी गेट द टोटल फोर्सेस QE प्लस QV क्रॉस B। दिस इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक as well as electric field.